Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17, nervous coordination, is continued, and the topic which we are going to study today is disorders of nervous system, and this topic is taken from class second year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to describe disorders of nervous system, explain vascular disorders of central nervous system, learn about infectious disorders of central nervous system, describe structural and functional disorders of central nervous system. So let's begin our topic, disorders of nervous system and diagnostic test. We will study about disorders of nervous system today and diagnostic test of nervous system in our next lecture. So the disorders of the nervous system may be classified as vascular, infectious, structural, functional and degenerative. बेटा जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनको वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, कुछ स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ फंक्शनल होते हैं और कुछ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं. एंड वी विल स्टडी ऑल वन बाय वन. वाइल क्लासिफाइंग द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड. बेटा ये इसमें कौन सी साइट अफेक्टेड हुई है वो भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है, या उसके बिहाफ पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है. और हम इनके कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Any disorder of nervous system which occur due to abnormality in blood circulation is called vascular disorders for the nervous system. For example, strokes and brain hemorrhage. बेटा कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कॉज हुआ हो उसको हम कहते हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो गई तो नर्वस सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर कॉज हो गया. इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम कहेंगे ये क्या है, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं. और इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी आ जाती हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स में? स्ट्रोक्स हैं और ब्रेन हेमरेज है. सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रोक. इट अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉल सेरिब्रल आर्टरी. बेटा ये जो सेरिब्रल आर्टरी है, स्मॉल सेरिब्रल आर्टरी है, अगर वो रप्चर हो जाए तो स्ट्रोक होता है. कॉजेज क्या है, वो क्यों रप्चर होती है? द कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक इंक्लूड हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन बेटा है इसमें, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, सिगरेट स्मोकिंग है, डायबिटीज मेलिटस है और हाई अल्कोहल इंटेक भी है. ऐसे लोग जो ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, उनको भी स्ट्रोक हो सकता है. थ्रोम्बोसिस है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड एम्बोलिज्म है एंड कोकीन अब्यूज भी है. ठीक है बेटा, थ्रोम्बोसिस भी हम अभी पढ़ेंगे कि थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसिस क्या है. ब्लड डिसऑर्डर्स भी इसको कॉज कर सकते हैं, ब्लड एम्बोलिज्म भी हो सकता है और कोकीन अब्यूज भी है. सिम्टम्स क्या है इसके? दीज इंक्लूड सडन लॉस ऑफ फंक्शन इन वन रीजन ऑफ ब्रेन. अचानक से ऐसा होता है कि किसी भी ब्रेन के एक रीजन का जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है. ब्रेन का कोई भी रीजन जो है वो फंक्शन नहीं कर पाता, कोई भी एक रीजन फंक्शन नहीं कर पाता. अब देखें बेटा, थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है. और थ्रोम्बस क्या है, एक ब्लड क्लॉट है. ठीक है, एक ब्लड क्लॉट है जो ब्लड आर्टरी में कहीं पर भी आकर रुक जाता है या जमा हो जाता है. और एम्बोलिज्म में क्या है, एम्बोलस की फॉर्मेशन होती है. और एम्बोलस क्या होता है बेटा, एम्बुलस क्या होता है, ये जब थ्रोम्बस जो है वो डिटैच्ड हो जाता है या मूव करता है ना, तो इसको हम कहते हैं एम्बुलस. ठीक है, मतलब मूविंग आप कह सकते हैं थ्रोम्बस. एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जो जा सकता है उसको कहते हैं एम्बोलिज्म. ठीक है, और कोकीन अब्यूज भी इसकी कॉजेज हो सकती हैं. मतलब ये सारे जो थे इसके कॉजेज थे. सिम्टम्स में हमने क्या देखा कि सिम्टम्स में अचानक ब्रेन का कोई भी एक रीजन जो है वो काम करना या फंक्शन करना बंद कर देता है. वीकनेस एंड हैवीनेस अकर इन आर्म, लेग्स और फेस.
आपकी जो आर्म है, आपकी लेग्स हैं और जो फेस है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और हैवीनेस फील होती है. Paralysis occur on the side of the body opposite the cerebral infection. A portion of the tissue that is dying because of blood supply to it has been cut off. अच्छा देखें, अचानक से ऐसा होता है कि आपके फेस और आर्म्स और लेग्स में हैवीनेस हो रही होती है और पैरालिसिस भी हो सकती है. ठीक है, सेरिब्रल इन्फेक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक जो आपके बॉडी का टिश्यू जो आहिस्ता आहिस्ता डाई हो रहा होता है, वो मर रहा होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसकी सप्लाई उसको नहीं मिल रही होती, तो उस रीजन में पैरालिसिस भी हो सकती है. ठीक है, बॉडी का जो सेरिब्रल इन्फेक्शन के अपोजिट जो साइड है वहां पर क्या होता है कि पैरालिसिस भी हो सकती है. पैरालिसिस क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है. अफेजिया क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स मे बी प्रेजेंट. मतलब बेटा स्पीच जो है ना उसमें प्रॉब्लम होता है, बात नहीं कर सकते सही तरीके से या फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते ना. और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग फर्दर अटैक्स एंड स्ट्रोक. बेटा कुछ मेडिकेशंस या मेडिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं ताकि फर्दर जो अटैक्स हैं या जो स्ट्रोक है उससे बचाया जा सके पेशेंट को. एंटीकोएगुलेंट्स एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर सच एज एस्पिरिन इज गिवन. एस्पिरिन दी जाती है क्योंकि वो ब्लड को थिन कर देती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है ये. और एंटीकोएगुलेंट दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व मतलब करते हैं या आप कह सकते हैं कि कोएगुलेशन नहीं होने देते ब्लड में. ठीक है, और ये भी दिए जाते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स भी दिए जाते हैं. ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर इज इसेंशियल. और हाइपरटेंशन ना हो उसे और ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज ना हो, ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल रहे ब्लड प्रेशर, और उसकी केयर भी की जाती है. ठीक है, नर्सिंग केयर इज ऑल्सो इसेंशियल. नाउ कम टूवर्ड्स द इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमने वेस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ा. जो ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनमें कोई भी ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो कहलाते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं तो डेफिनेटली किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो कॉज होंगे तो ऐसे डिसऑर्डर्स को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Infections of the central nervous system can be caused by almost any infectious agent, including viruses, bacteria, fungi, protozoa and platyhelminthes. बेटा किसी भी एजेंट की वजह से, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये कॉज हो सकता है. वायरस भी इसको कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया भी कर सकता है, फंगी भी कर सकता है, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं और प्लेटीहेल्मिंथेस भी हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इसके बाद कौन सा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर पढ़ेंगे? मेनिंजाइटिस. ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस. जो 3 मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ी थी पिछले अपने लेक्चर्स में, बेटा अगर उन मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, पिया मैटर थी, ड्यूरा मैटर थी, अरेक्नॉइड थी, तो उन अगर मेम्ब्रेन्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो, मेनिंजेस में कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं. कॉजेज क्या है? बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है. सिम्टम्स क्या है? यूजुअली इंक्लूड स्टिफनेस इन द नेक. यूजुअली क्या होता है बेटा? नेक में थोड़ी सी स्टिफनेस होती है, खिंचाव सा होता है, सर में दर्द होता है और फीवर भी हो जाता है. इन सीवियर केसेस मेनिंजाइटिस में ऑल्सो कॉज पैरालिसिस, कोमा और डेथ. कुछ बाज केसेस में ऐसा भी होता है, सीवियर तरह के जो केसेस हैं उनमें ऐसा भी होता है कि मेनिंजाइटिस की वजह से पैरालिसिस भी हो सकती है, पेशेंट बेटा कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, जो सीवियर केसेस हैं मतलब वो डेथ भी कॉज कर सकती है ना. ट्रीटमेंट्स क्या है? फॉर वायरल मेनिंजाइटिस देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है वायरल मेनिंजाइटिस के लिए. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स. और जो बेटा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं ताकि वो पेशेंट को ट्रीट किया जा सके. फाइन. नाउ हियर इज द स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर में कोई भी डिसऑर्डर हो गया तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स. Several disorders disturb the structure of the brain are referred as structural disorders.
सच एज ट्यूमर्स। बेटा बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो ब्रेन की स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स। इसकी एग्जांपल्स में क्या है बेटा, ट्यूमर है। इट इज एन एबनॉर्मल मैस ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ट्यूमर बेटा क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल मैस बन जाता है। न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं, जो न्यूरॉन को क्या कर रहे होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो उन सेल्स की क्या होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है। अगर उन सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हम इसको कहते हैं ये क्या है, ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि कॉजेज इसके क्या है, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन। बेटा ये म्यूटेशन की वजह से कॉज होता है, विच मे अकर एट एनी एज इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब किसी भी एज में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये कॉज हो सकती है म्यूटेशन, ठीक है। जीन्स में ही चेंजिंग्स आ जाती हैं, कुछ म्यूटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ये कॉज होता है ना ट्यूमर। सिम्टम्स क्या है, दीज वेरी वाइडली। बेटा डिफरेंट इसके सिम्टम्स हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, बट मे इंक्लूड हेडेक्स। सर में बहुत ज्यादा मतलब वो दर्द सा होने लगता है, इसका एक ये कॉमन सिम्टम है ना। और क्या होता है इसके अलावा बेटा, पैरालिसिस भी हो सकती है, बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड भी हो सकता है, सीजर्स भी होते हैं, और इंसान कोमा में भी जा सकता है, और डेथ भी हो सकती है ना। और नर्व पेन भी बहुत ज्यादा बेटा होता है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट में आता है कि सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है ट्यूमर का, मतलब सर्जिकली ऑपरेट करके इसका क्या करना पड़ता है, रिमूव इसको करना पड़ता है ना ट्यूमर को। फाइन, नाउ अब आते हैं हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फंक्शनल डिसऑर्डर में एग्जांपल दी हुई है हेडेक की, सर दर्द की। हेडेक इज पेन एनीवेयर इन द रीजन ऑफ द हेड और नेक। बेटा सर में या गर्दन में कहीं पर भी दर्द होता है तो हम इसको कह रहे होते हैं कि हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, हेडेक है। इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द हेड एंड नेक। डिफरेंट इसके बेटा कंडीशंस हो सकती हैं और इसके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। The brain tissue itself is not sensitive to pain because it lack pain receptors. बेटा जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो खुद इस पेन को फील नहीं कर पाते, वो इसको खुद ये सेंसिटिव नहीं होते, पेन सेंसिटिव नहीं होते ब्रेन टिश्यूज, क्योंकि उनमें पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है। Rather the pain is caused by disturbance of the pain sensitive structures around the brain. तो बेटा अगर ब्रेन के आसपास जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो गई है तो पेन उसकी वजह से कॉज होता है। दो मेजर कैटेगरीज हैं इसकी हेडेक की, प्राइमरी हेडेक्स है और सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या होता है, ड्यू टू द हेडेक कंडीशन इटसेल्फ एंड नॉट ड्यू टू अनदर कॉज। मतलब खुद सर में खुद दर्द हो रहा होता है अपने उस कंडीशन अपना खुद ही मतलब वो कंडीशन की वजह से, लेकिन कोई और इसका कॉज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन है, टेंशन है, तो वो उसकी वजह से क्या है, फिर सर में दर्द होगा, परेशानी हमने कोई ले ली, या माइग्रेन है तो इसमें फिर क्या होता है कि सर में मतलब दर्द होने लगता है ना। खुद जो हेडेक कंडीशन जो है वो खुद इन्वॉल्व है, कोई और बाहर से कोई और कॉज नहीं है। सेकेंडरी हेडेक क्या होता है बेटा, ड्यू टू एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द हेड और नेक सच एज ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ट्यूमर, मेनिंजाइटिस। बेटा सेकेंडरी इसका क्या है, सेकेंडरी हेडेक हम किसको कहते हैं कि ब्रेन में मौजूद जो स्ट्रक्चर्स होती हैं या ब्रेन खुद जो है उसमें ब्लीडिंग होने लगे, या कोई ट्यूमर हो गया या मेनिंजाइटिस है, तो उसकी वजह से फिर जो दर्द होने लगता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक, ठीक है। सेवरल एनाल्जेसिक ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ हेडेक। बेटा काफी सारी जो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं वो मौजूद हैं इनको ट्रीट करने के लिए, मतलब ये जो डिफरेंट टाइप के हेडेक हैं इनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब पेन किलर, एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स बहुत ज्यादा काफी सारे टाइप्स के मौजूद हैं जो जिसकी वजह से ये पेन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैनी डिजीजेस कॉज डिजेनरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम विद एन आइडेंटिफाइबल एक्सटर्नल कॉज।
बेटा बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की डिजेनरेशन कर देती हैं, और उसका कोई भी एक्सटर्नल कॉज जो होता है वो नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जेनेटिक फैक्टर्स आर नॉन टू बी इन्वॉल्व, इसमें बेटा जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जीन्स में कोई चेंजिंग आ जाती है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसलिए भी ऐसा होता है कि डिजेनरेशन होने लग जाती है नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की या ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की डिजेनरेशन होने लग जाती है। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ सच डिजीजेज इज एल्जाइमर्स डिजीज। बेटा इसकी एक एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? एल्जाइमर्स डिजीज है। एल्जाइमर्स डिजीज क्या है? एल्जाइमर्स डिजीज इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज of the brain that is characterized by impairment of memory and eventually by disturbance in reasoning, planning, language and perception। बेटा अल्जाइमर्स डिजीज में आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिजीज है ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती है पूरे ब्रेन में, और इसमें क्या होता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता चीजें भूलने लगता है, जो उसकी याददाश्त है वो कमजोर होने लगती है। फिर इवेंचुअली ऐसा होता है कि वो रीजनिंग, प्लानिंग या लैंग्वेज, बात करना या परसेप्शन उसकी वो भी चेंज होने लगती है, ख्यालात भी उसके चेंज होने लगते हैं, हेलुसिनेशन भी हो सकती है उसको, ठीक है। और फाइनली ऐसा होता है कि फिर उसकी डेथ हो जाती है। और बेटा ये ऐसा होता है कि 65 ईयर के जो लोग होते हैं ना, मोस्टली उनमें ये बीमारी होती है, उनको ये डिजीज होती है ना। और 65 ईयर के जो लोग होते हैं या जो एजेड पीपल होते हैं, यू कैन से दैट उसमें 100 में से कोई 10 लोगों को ये बीमारी जो है ये होती है ना, अल्जाइमर्स डिजीज। Although onset of this disease occur in aged people, but it is not particularly associated with aging। बेटा ज्यादातर ये एजेड लोगों में ही होती है, लेकिन बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता कि जो बूढ़ा हो गया उसको ये बीमारी होगी लाजमी, ऐसा नहीं होता। बहुत कम, मतलब चंद 100 में से 1000 में से बहुत चंद लोगों को ये ऐसा होता है। और जो एजेड होता है, मतलब उस एज तक पहुंच गया, 60-65 क्रॉस कर लिया, तो उनमें ये डिजीज होती है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर एजेड इंसान को या हर बूढ़े बंदे को ये वाली बीमारी होगी। कॉजेज क्या है? देयर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सो टेंड टू रन इन फैमिलीज। बेटा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जीन्स में चेंजिंग्स आ जाती है और फिर ये फैमिलीज में रन करती है, मतलब पास होती है ना आगे न्यू जनरेशंस में। सिम्टम्स क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम इज लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बेटा आहिस्ता सबसे पहले सिम्टम क्या शो होता है कि उसकी याददाश्त खोने लगती है, वो भूलने लगता है, ठीक है। जो ऐसी इवेंट्स हैं, जो मेजर इवेंट्स हैं, वही वो भूलने लग रहा होता है इंसान। फाइन। ट्रीटमेंट्स इसकी क्या है? देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज। बेटा इस डिजीज की कोई भी इफेक्टिव जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह जो है स्पेसिफिक इसकी अभी तक फाइंड आउट नहीं हो सकी ना, या कोई भी मतलब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक फाइंड नहीं हो सकी। और क्योंकि ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे बेटा अफेक्ट करता है, हिप्पोकैम्पस पे भी ये अफेक्ट करता है। सबसे पहले हिप्पोकैम्पस पे ही अफेक्ट होती है ये वाली डिजीज जो है वो अफेक्ट करती है। और क्योंकि हिप्पोकैम्पस के बारे में बेटा हमने पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो मेमोरी को स्टोर कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हिप्पोकैम्पस पे जब ये अफेक्ट करेगी तो याददाश्त जो है वो उस इंसान की खोने लगेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये इसकी थोड़े से बेटा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दो कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट होते हैं, प्लैक्स और टैंगल्स, ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं ना ब्रेन में। जब ये टैंगल और प्लैक्स जो है ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं, तो क्या होता है कि जो ब्रेन के सेल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से किल होने लगते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंट ब्रेन के सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता किल करते हैं। और सबसे पहले ये हिप्पोकैम्पस को इफेक्ट करते हैं, इसलिए जो मेमोरी है इंसान की वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी खोने लगती है ना। और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगता है, मतलब ये जो डिजीज है ये फैलने लगती है ब्रेन के रिमेनिंग पार्ट्स में भी, और फिर ब्रेन के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड होते हैं, और उसकी वजह से फिर डिफरेंट और भी उस इंसान को या पेशेंट को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, रीजनिंग में, प्लानिंग में, लैंग्वेज, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी परसेप्शन ही चेंज हो जाती है, और हेलुसिनेशन भी उसको हो सकती है, और फिर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है।
हेयर इज द फिगर ऑफ मेनिंजाइटिस। बेटा देखें, ये आपके पास नॉर्मल मेनिंजेस हैं, तीनों लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड है और पिया मैटर है। इंटरनल आपको पता है कि पिया मैटर है, मिडल वन इज द अरेक्नॉइड और बाहर वाली ड्यूरा मैटर है। तो बेटा जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, कि फ्लूइड जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है किसी भी रीजन की वजह से, तो इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। हियर इट इज, देखें ये मेनिंजाइटिस है, लेयर्स किस तरह से सारी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। बेटा इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.